कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही लाओ लियू की आंख खुलती है वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसके बिस्तर पर तीन बेहद खूबसूरत लड़कियां सो रही होती हैं और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके पिता कुछ लोगों के साथ अंदर आते हैं। अंदर आते ही उसके पिता गुस्से में लाओ लियू पर बरस पड़ते हैं, लेकिन लाओ लियू अभी भी समझ नहीं पाता कि आखिर मामला क्या है। उसके पिता गुस्से से कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है कि ये तीनों लड़कियां कौन हैं? ये हमारे देश के सबसे बड़े हीरोज की बेटियां हैं और तुम इनके साथ एक ही बिस्तर पर मिले हो। अगर तुम्हारी ऐसी हरकतें जारी रहीं तो पूरे देश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसी वक्त वहां मौजूद उसका बड़ा भाई, जिसे थर्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता है, अपने पिता को और भड़काने लगता है। वह लाल कपड़े पहनी लड़की की तरफ इशारा करके कहता है कि इसका नाम झाओ है और यह जनरल तियानशी की बेटी है। फिर दूसरी लड़की की तरफ इशारा करके बताता है कि यह कैबिनेट कैपिटल की पोतीजुन झाओ है। इसके बाद तीसरी लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यह हुआनयान किंग की बेटी नांगोंग छिंगुए है। इसके बाद वह भावुक होने का नाटक करते हुए कहता है कि इन तीनों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। वह उनके माता पिता के साथ युद्ध लड़ चुका है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। वह इल्ज़ाम लगाता है कि लाओ लियू ने अपने आदमियों से इन तीनों को ड्रग्स दिलवाए और फिर उनकी बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उनकी मासूमियत बर्बाद कर दी। इतना कहने के बाद वह अपने पिता से मांग करता है कि लाओ लियू को सिक्स्थ प्रिंस के पद से हटा दिया जाए और महल से निकाल दिया जाए। लेकिन लाओ लियू आराम से उनकी सारी बातें सुनता रहता है। फिर मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ से निकलवाना चाहते हो? उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह पूरा जाल उसके थर्ड प्रिंस भाई ने ही बिछाया है। गुस्से में वह सीधा अपने भाई पर टूट पड़ता है और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर देता है। थर्ड प्रिंस चीखते हुए कहता रहता है कि यह मुझे मार डालेगा, लेकिन लाओ लियू बिल्कुल नहीं रुकता और उसके चेहरे की हालत खराब कर देता है। उसके पिता वहीं खड़े सब कुछ देखते रहते हैं। आखिरकार गुस्से में अपने गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि लाओ लियू को पकड़कर तुरंत डंगन में डाल दिया जाए, क्योंकि उसने उनकी बेइज्जती की है। हुक्म मिलते ही कई गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और लाओ लियू को पकड़ लेते हैं, लेकिन लाओ लियू बार बार यही कहता रहता है कि इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ थर्ड प्रिंस का हाथ है। अपने बेटे की बात सुनकर उसके पिता थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर कहते हैं, यह लड़का तो बिल्कुल निकम्मा है। मैं अपने इस बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। यह भला एक ही रात में तीन तीन खूबसूरत लड़कियों को कैसे अपने काबू में कर सकता है। अब उन्हें भी शक होने लगता है कि शायद लाओ लियू को फंसाया गया है। इसलिए वह तुरंत गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि उसे छोड़ दिया जाए और गार्ड्स भी उसे आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद होते ही लाओ लियू अपने हाथ झाड़ते हुए कहता है, देखो, तुम्हारी पिटाई करते करते मेरे हाथ तक गंदे हो गए। फिर अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, डैड, यह झूठ बोल रहा था। इसी दौरान सबकी नज़र फिर उन तीनों लड़कियों पर जाती है। वे अभी भी ड्रग्स के असर में होती हैं और बेहोशी जैसी हालत में बड़बड़ाते हुए कहती हैं, लाओ लियू, तुम तो कमाल हो। यह देखकर थर्ड प्रिंस फिर बोलता है कि कल पूरे शहर में इन्हीं तीनों प्रिंसेसेस के गायब होने की बात हो रही थी और हर किसी को लाओ लियू पर ही शक था। लेकिन तभी उनके पिता उसकी बात काटकर कहते हैं, अब तो मुझे तुम पर ही शक होने लगा है। पहले सिक्स्थ प्रिंस को बदनाम करने की कोशिश हुई, फिर इसी महीने उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह मरने के करीब पहुंच गया था। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ तो नहीं? यह सुनते ही थर्ड प्रिंस घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कसम खाकर कहता है कि न पहले हुई घटनाओं में उसका हाथ था और न ही पिछली रात जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई भूमिका थी। लेकिन उसके पिता गुस्से में कहते हैं, इन तीनों लड़कियों को ड्रग्स दिए गए हैं। देखो, अभी तक इन्हें होश नहीं आया और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। बस इतना सुनते ही लाओ लियू अपना आपा खो देता है। वह दौड़कर थर्ड प्रिंस को जोर की लात मारता है, जिससे वह दूर जाकर गिर पड़ता है। फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। थर्ड प्रिंस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। लाओ लियू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने ही तो कहा था कि यहाँ कुछ क्रिकेट्स हैं और मुझे उन्हें ढूंढने भेज दिया था। अब ऐसा क्यों दिखावा कर रहे हो जैसे तुम्हारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं। इतना कहकर वह फिर उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगता है। आखिरकार मार खाते खाते थर्ड प्रिंस टूट जाता है और चिल्लाकर कबूल कर लेता है, हाँ, यह सब मैंने ही किया था। उसकी बात सुनते ही उसके पिता गुस्से में कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो तो करो, लेकिन एक दूसरे की जान लेने की कोशिश मत किया करो। इतना कहकर वह खुद भी अपने बेटे को सजा देने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। अपने पिता को गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर थर्ड प्रिंस बुरी तरह घबरा जाता है। तभी दरवाजा खुलता है और एक मंत्री घबराया हुआ अंदर आता है। वह झुककर कहता है, महाराज, बाहर जनरल झाओ और प्रिंस मुनान आए हुए हैं।
यह बात सुनते ही लाओ लियू के डैड गहरी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये तीनों यहाँ क्या करने आ गए। फिर वह मंत्री को एक काम देकर लाओ लियू की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। लाओ लियू अपने भाई को वहीं छोड़ देता है और अपने डैड के पीछे चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते लाओ लियू के डैड को याद आता है कि वह पहले ही उन तीनों लड़कियों से मिल चुके हैं और उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, लेकिन वे तीनों लड़कियां इस बात पर ऐतराज करती रही थीं। वर्तमान में वापस आते ही वह हैरानी से लाओ लियू से पूछते हैं, तुम इन तीनों लड़कियों के बारे में क्या सोचते हो। यह सुनते ही लाओ लियू हंसने लगता है और कहता है, झाओ तो रात को सोते हुए जोर जोर से खर्राटे लेती है और पिछली रात मैं नांगोंग के बहुत करीब था, क्योंकि यह लड़की ऊपर से जितनी सख्त लगती है अंदर से उतनी बिल्कुल नहीं है। यह सुनते ही उसके डैड तुरंत घबराकर कहते हैं, नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। लाओ लियू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, क्या आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए मुझसे यह सब पूछ रहे हैं। फिर वह अपने दिल में सोचने लगता है, पिछले 8 सालों से मैं एक निकम्मे इंसान का नाटक कर रहा हूँ। ये लोग मेरी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर मुझे ख़त्म करना चाहते हैं। इनका कोई इरादा नहीं कि मुझे ऐसे ही जीने दें। अगर मैं डैड को कह दूं कि हाँ मैं इन तीनों से शादी करूंगा, तो हो सकता है उन्हें मेरे बारे में शक हो जाए। उसके डैड उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, मैं ऐसा कोई प्लान नहीं बना रहा, लेकिन जब वे लोग यहाँ आए हैं तो तुम्हें उनसे तमीज़ से बात करनी होगी और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए उनसे माफ़ी भी मांग लेना। यह सब सुनकर लाओ लियू सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे वह अपने डैड की सारी बात समझ गया हो। सीन फिर सीधा रॉयल कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां एक आदमी खड़े होकर जोर जोर से कह रहा होता है कि लाओ लियू ने उन तीनों लड़कियों की मासूमियत बर्बाद कर दी है। वह कहता है कि उन तीनों के घराने हमेशा से साम्राज्य के वफादार रहे हैं, इसलिए लाओ लियू को ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए जो सबके लिए एक मिसाल बन जाए। कोर्ट में बैठे दूसरे बुजुर्ग भी उसकी बात का साथ देते हुए कहते हैं, हमने हमेशा आपका साथ दिया है, इसलिए इस मामले में भी आपको इंसाफ करना होगा। जो भी सज़ा दी जाए वह बहुत सख्त होनी चाहिए। प्रिंस हुआइनान की माता भी वहीं बैठी होती हैं। वह कहती हैं, 20 सालों से मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं सिर्फ एक रखैल हूँ, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि आप खुद इस मामले का फैसला करें ताकि हम सब संतुष्ट हो सकें। लाओ लियू वहीं खड़ा यह सब सुन रहा होता है और मन ही मन सोचता है, लगता है ये लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। तब उसके डैड सबको तसल्ली देते हुए कहते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं खुद इस मामले में इंसाफ करूंगा। फिर वह बताते हैं कि असल में लाओ लियू को किसी ने फंसाया है और इस सच का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने खास लोगों को जांच पर लगा दिया है। वह कहते हैं कि बहुत जल्द सबूत मिल जाएंगे और सबको संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। लेकिन यह बात सुनते ही सब लोग नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सम्राट सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लाओ लियू के डैड उन्हें समझाते हैं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम लोग समझ रहे हो। मेरे बेटे को सच में फंसाया गया है और मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। इसी दौरान सम्राट की एक और पत्नी आगे आती है और गुस्से में कहती है, एक दिन गुजर चुका है और अभी तक आप असली अपराधी का पता भी नहीं लगा सके। इतना कहकर वह अपनी बाजू से एक छोटा सा चाकू निकाल लेती है और अपनी गर्दन पर रखकर धमकी देते हुए कहती है, अगर मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं। यह देखते ही लाओ लियू तुरंत उसके पास पहुंचता है, उसका हाथ पकड़ता है और प्यार से कहता है, मदर। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठाए, लेकिन वह तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहती है, तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया, क्या वह काफ़ी नहीं था। लाओ लियू फिर भी उसे मदर कहकर ही बुलाता है। यह सुनकर वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन सोचती है, क्या इस दुनिया में इतना बेशर्म इंसान भी हो सकता है। कोर्ट में मौजूद सभी लोग भी उस वक्त यही सोच रहे होते हैं। तब लाओ लियू बहुत सुकून से कहता है, मदर, जो होना था वह हो चुका, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही पूरी कोर्ट एकदम हैरान रह जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनमें से एक शख्स गुस्से में खड़ा होकर कहता है, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हो, पहले जाकर अपनी शक्ल तो देख लो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बहन से शादी करने के लायक हो। तभी वहीं बैठे हुए एक बुजुर्ग मंत्री बोल पड़ते हैं, बस अब बहुत हो गया। फिर वह सम्राट की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर आज इस मामले का फैसला नहीं किया गया तो यहाँ खून बहेगा। यह बात सुनते ही सम्राट थोड़े परेशान हो जाते हैं और सबको समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, ठीक है, लाओ लियू पागलों जैसी हरकतें ज़रूर करता है, लेकिन उसने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। वह ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता, और जो भी हो, आखिर वह हमारी फैमिली की ही ब्लड लाइन से है। लेकिन उन तीनों लड़कियों के घर वाले यह बात सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। वे अपना चेहरा फेर लेते हैं और कहते हैं, वह आपका गोद लिया हुआ बेटा है, अगर हम चाहें भी तो अपनी बेटियों की शादी उससे नहीं कर सकते। यह सुनते ही सम्राट भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, किसने कहा कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटियों से शादी करना चाहता है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। तभी वहीं बैठे हुए बुजुर्ग मंत्री जल्दी से अपनी सीट से खड़े होते हैं और कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी पोती बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली रही है।
वह किसी ऐसे व्यक्ति से कभी शादी नहीं करेगी जिसमें कोई प्रतिभा ही न हो। लाओ लियू यह बात सुनते ही मुस्कुराता हुआ उस मंत्री के पास चला जाता है और कहता है, मैं प्रतिभाशाली हूँ, आप कैसे कह सकते हैं कि मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है। तभी वहीं खड़ा एक युवा मंत्री बोल पड़ता है, मेरी बहन ने मुझसे कहा था कि वह सिर्फ उसी आदमी से शादी करेगी जो एक मार्शल आर्टिस्ट हो और उसके साथ साथ उसमें कमांडर बनने की भी काबिलियत होनी चाहिए। मुझे तो तुम्हें ऐसी कोई भी योग्यता नजर नहीं आती। लाओ लियू उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुरा देता है, फिर अपने मसल्स दिखाते हुए कहता है, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। उसके मसल्स देखते ही उस युवा मंत्री को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद लाओ लियू सीधे होंग लियान के पास जाता है और कहता है, मदर इन लॉ, आपने मुझे अपनी बेटी की इतनी सारी शर्तों के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। होंग लियान गुस्से से अपना चेहरा बना लेती हैं और कहती हैं, किंग युए ऐसे बेकार आदमी से कभी शादी नहीं करेगी, वह तो सिर्फ एक बुद्धिमान और संस्कारी इंसान से ही शादी करेगी। यह सुनते ही लाओ लियू जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या जबरदस्त संयोग है, क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक ऑलराउंडर हूँ। यह सुनते ही होंग लियान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं बैठे सम्राट भी यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह गुस्से में अपना सिर पकड़कर कहते हैं, अगर मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी इस बेशर्म लड़के से उसकी शादी नहीं करवाता। पता नहीं मैं इसे यहाँ लेकर ही क्यों आया। तभी बुजुर्ग मंत्री मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक परीक्षा है। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है जिसकी वजह से आम लोग बहुत परेशान हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या सिक्स्थ प्रिंस में इतनी काबिलियत है कि वह इस समस्या को हल कर सके, और जिस समस्या को मैं तुमसे हल करवाना चाहता हूं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम उस विषय के बारे में कुछ भी जानते होगे। यह सुनते ही लाओ लियू अपना सिर खुजलाने लगता है, जैसे उसे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ पता न हो। पीछे खड़ा युवा मंत्री मुस्कुराने लगता है और दरबार में मौजूद सभी लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। सम्राट भी मन ही मन सोचते हैं, यह कभी राजनीति में गया ही नहीं, इसने कभी ठीक से पढ़ाई भी नहीं की, मुझे नहीं लगता कि इसे इस विषय के बारे में कुछ भी पता होगा। आखिर यह इतनी बड़ी समस्या कैसे हल करेगा। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद लाओ लियू तुरंत उस मंत्री को बता देता है कि असली समस्या क्या है और उसे किस तरह हल किया जा सकता है। जैसे ही बुजुर्ग मंत्री यह बात सुनते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह हैरानी से कहते हैं, सच में तुम्हें इसका पता था। फिर वह कहते हैं, खैर तुम हमारे प्रिंस हो इसलिए तुम्हें यह सब पता होना कोई अजीब बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें यह भी पता है कि बाकी लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं। फिर वह बताते हैं कि सब लोग टैक्स के मामले पर आपस में बहस कर रहे हैं। लाओ लियू टैक्स के बारे में अपनी जानकारी साझा करते हुए कहता है, कुछ लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। यह सुनते ही मंत्री बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत पूछते हैं, फिर इस समस्या का समाधान क्या है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी टैक्स डिपार्टमेंट में गुजार दी, लेकिन मैं भी इस समस्या को हल नहीं कर सका। अगर तुम मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जो मुझे पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी शादी के लिए मंजूरी दे दूंगा। यह कहते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। उसे यकीन होता है कि लाओ लियू को इस मुश्किल समस्या का कोई जवाब नहीं पता होगा। उसकी बात सुनकर होंग लियान के चेहरे पर भी शैतानी मुस्कान आ जाती है और उस युवा मंत्री के होंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन लाओ लियू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर आप वाकई मेरे फादर इन लॉ होते तो मैं आपको इस समस्या का समाधान जरूर बता देता। यह सुनते ही बुजुर्ग मंत्री को जोर का झटका लगता है। फिर वह लाओ लियू की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं, हमें इतना समय हो गया और बहुत से लोग सालों से इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इसका हल नहीं मिला। और तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हें इसका समाधान पता है, तो फिर बताओ इसका हल क्या है। जनरल झाओ तुरंत उसकी बात को रोकते हुए कहते हैं, पहले तुम्हें हमें उस समस्या का समाधान बताना होगा। लाओ लियू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर आप मेरे अंकल बनने के लिए तैयार हो जाएं तो मैं आपको गणित का पूरा समाधान बता दूंगा। यह सुनते ही जनरल झाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। यह लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। अगर तुम्हें वाकई इसका जवाब पता है तो तुरंत बताओ। फिर वह आगे कहते हैं, तुम हम पर कोई एहसान नहीं करोगे, बल्कि उन लाखों लोगों पर एहसान करोगे जो इस समय मुश्किल में फंसे हुए हैं। लाओ लियू मुस्कुराता हुआ कहता है, पहले यहाँ एक एग्रीमेंट साइन होगा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएंगे। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। यह सुनकर एक औरत मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें इस समस्या का समाधान पता है। मेरे पति को भी इतने सालों से इसका हल नहीं मिला। दरबार में मौजूद सभी लोग परेशान नजर आ रहे होते हैं, लेकिन लाओ लियू बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। वह इत्मीनान से कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे होने वाले फादर इन लॉ इस समस्या को हल नहीं कर सके और उसके पीछे भी वजह है, लेकिन मैं इस समस्या को जरूर हल कर सकता हूँ। तभी बुजुर्ग मंत्री बोलते हैं, जरा तो देखो तुम लोग इस लड़के को किस हालत में यहाँ लेकर आए हो, और अब तुम चाहते हो कि हम अपनी बेटी की शादी इससे कर दें। यह भला कैसे मुमकिन है।
यह सब सुनकर सम्राट अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अब उन्हें भी लगने लगता है कि उनका बेटा वाकई पागल हो चुका है। बुजुर्ग मंत्री फिर कहते हैं, इसमें प्रतिभा तो वैसे ही नहीं है और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं अपनी पोती की शादी इससे करवा दूं, तो पहले इसे 1 महीने के अंदर इस समस्या को हल करके दिखाना होगा। फिर वह कहते हैं, और अगर यह इस समस्या को हल कर दे तो मैं वादा करता हूँ कि अपनी पोती की शादी इसी से करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद वह एक और शर्त रखते हुए कहते हैं, सिर्फ यही नहीं, इसे 3 समस्याएं हल करनी होंगी। यह सुनकर लाओ लियू हैरानी से कहता है, 3? तभी एक व्यक्ति तुरंत बोल पड़ता है, 3 समस्याएं तो बहुत दूर की बात है। अगर यह सिर्फ एक ही समस्या हल कर दे तो भी बहुत बड़ी बात होगी। जनरल झाओ भी आगे बढ़कर कहते हैं, हाँ हाई मिनिस्टर, अगर यह हमारी समस्या भी हल कर देता है तो मैं भी अपनी बहन की शादी इससे करवा दूंगा। लेकिन वह मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे होते हैं, यह तो सरकार के सामान्य काम भी हल नहीं कर सकता, हमारी इतनी बड़ी समस्या कैसे हल करेगा। तभी किंग युए भी कहती है, हाँ हाई मिनिस्टर, अगर 6th प्रिंस सिर्फ 1 महीने के अंदर अपनी बीमारी ठीक कर ले तभी मैं उससे शादी करने के बारे में सोचूंगी। यह सुनकर सम्राट फिर से अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। तब लाओ लियू के खिलाफ एक और शर्त रखी जाती है, अगर वह यह सब न कर सका तो उसे 6th प्रिंस के पद से हटा दिया जाएगा और एक आम आदमी बना दिया जाएगा। बाकी सभी मंत्री भी तुरंत इस बात से सहमत होते हुए कहते हैं, हाँ हम भी यही चाहते हैं। सम्राट बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे होते हैं, लेकिन लाओ लियू के चेहरे पर मुस्कान होती है और वह तुरंत इस शर्त को स्वीकार कर लेता है। फिर वह अपने डैड की तरफ देखकर कहता है, डैड बस आप मेरी गारंटी दे दीजिए। सम्राट को समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या जवाब दें, लेकिन आखिरकार मजबूरी में वह भी इस समझौते के लिए तैयार हो जाते हैं। यह मामला खत्म होते ही लाओ लियू एक कमरे में जाता है जहां युन झाओ उसका इंतजार कर रही होती है। लाओ लियू उससे कहता है, कल रात जो कुछ भी हुआ था मैंने उसे संभालने की पूरी कोशिश की है। इस पर युन झाओ कहती है, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, लेकिन बाकी दोनों का क्या? छिंग्युए और नांगोंग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं और खास तौर पर छिंग्युए बहुत ताकतवर है। इतने में अचानक पीछे से एक डंडा आकर लाओ लियू के सिर पर लगता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि वह एक खंभे के साथ मजबूती से बंधा हुआ है और उसके सामने वे तीनों लड़कियां खड़ी हैं। उनमें से 2 लड़कियां कहती हैं, चलो मिलकर इसे खत्म कर देते हैं, मैं अभी तलवार लेकर आती हूँ। तलवार का नाम सुनते ही लाओ लियू के होश उड़ जाते हैं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझ पर रहम करो। तीनों लड़कियां उसे गौर से देखकर कहती हैं, अच्छा तो तुम जाग गए हो। डर के मारे लाओ लियू के पसीने छूट रहे होते हैं और वह घबराकर कहता है, अरे तुम तीनों लड़कियों पहले मेरी बात तो सुनो। यह सुनते ही झाओ अपना चाकू निकाल लेती है और उसे मजबूती से पकड़ लेती है। जैसे ही वह चाकू लाओ लियू की तरफ करती है, लाओ लियू बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है, युन झाओ तुम तो कह रही थी कि तुम मेरी बीवी बनोगी और अब मेरे सामने चाकू लेकर खड़ी हो। यह सुनते ही युन झाओ हंसने लगती है। लाओ लियू जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे खोल दो, अगर तुम में हिम्मत है तो पहले मुझे आज़ाद करके देखो। इस पर झाओ कहती है, ठीक है हम तुम्हें छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी होगी। फिर युन झाओ आगे बढ़कर पूछती है, क्या तुम वाकई चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें? लाओ लियू तुरंत कहता है, हाँ वैसे भी भविष्य में तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। यह सुनकर युन झाओ मुस्कुराती है और कहती है, ओह अच्छा तो ऐसी बात है। इतना कहकर वह उसकी रस्सी खोल देती है। जैसे ही लाओ लियू को आज़ाद किया जाता है, वह तुरंत एक अजीब सी हैंड टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है। लाओ लियू मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम पर रहम करूंगा। फिर वह नांगोंग की तरफ देखकर कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हारी कमर को छूंगा। इतना कहकर वह बहुत तेजी से मूव करता है और पलक झपकते ही नांगोंग के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही वह उसकी कमर को छूने लगता है, नांगोंग के होश उड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वह अपनी ताकत दिखाते हुए जोरदार लात मारकर लाओ लियू के सीने पर दे मारती है। फिर वह गुस्से में पूछती है, अब भी मेरी कमर को छूना चाहोगे? लाओ लियू मुश्किल से उठते हुए मुस्कुराता है और कहता है, नहीं अब नहीं करूँगा। यह देखकर छिंग्युए मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और कहती है, ये तो कोई बात नहीं हुई, तुम्हें मेरे साथ भी लड़ना होगा। यह सुनते ही लाओ लियू तुरंत घबरा जाता है और कहता है, नहीं बस बहुत हो गया। लेकिन उसकी एक नहीं चलती, बेचारा जमीन पर गिरा होता है और छिंग्युए उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर वह बाकी दोनों लड़कियों से कहती है, आओ मिलकर इसकी पिटाई करते हैं। इसके बाद तीनों मिलकर लाओ लियू की जबरदस्त पिटाई करती हैं। लाओ लियू दर्द से चीखता रहता है, जबकि तीनों को इस सब में बहुत मजा आ रहा होता है। फिर हमें 2 दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है। इतनी पिटाई की वजह से लाओ लियू की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। तीनों लड़कियां उसके सामने खड़ी होती हैं और युन झाओ कहती है,
अब हमें पता चल गया है कि तुम वाकई इस मामले में फंस गए थे, लेकिन जो भी समस्या है तुम्हें उसे खुद ही हल करना होगा। लाओ लियू इत्मीनान से कहता है, सबसे पहले मैं जाओ फैमिली की समस्या 1 महीने के अंदर हल करूंगा, फिर नांगोंग फैमिली के अंदरूनी मामले भी ठीक करूंगा, और जो किंग ऑफ गोनान के टैक्स वाले मामले का वादा किया था वह भी पूरा करूंगा। फिर वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने सबके साथ शर्त लगाई है कि अगर मैं ये सारी समस्याएं हल कर दूं तो तुम तीनों की शादी मुझसे करवा दी जाएगी, और अगर मैं नाकाम रहा तो मुझे 6th प्रिंस के पद से हटाकर एक आम आदमी बना दिया जाएगा। यह सुनते ही छिंग्युए गुस्से में कहती है, क्या तुम वाकई हमसे शादी करना चाहते हो? तुम सिर्फ सपने देख रहे हो। यूनझाओ तुरंत कहती है, मैंने तो हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ एक प्रतिभाशाली आदमी से ही शादी करूंगी। छिंग्युए कहती है, और मैं सिर्फ उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मार्शल आर्ट्स में माहिर हो। फिर नांगोंग कहती है, और मैं सिर्फ उसी आदमी को अपना पति बनाऊंगी जो राजनीति और रणनीति दोनों में विशेषज्ञ हो। लाओ लियू मुस्कुराते हुए पूछता है, अगर मैं 1 महीने के अंदर अपनी सारी समस्याएं हल कर दूं तो क्या तुम तीनों मुझसे शादी करने से मना नहीं करोगी? तीनों कुछ देर के लिए खामोश हो जाती हैं। सबसे पहले यूनझाओ कहती है, अगर तुम वाकई यह सब कर गए तो मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। यह सुनते ही लाओ लियू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह तीनों से कहता है, अब मुझे चलना होगा। सबसे पहले मुझे उस असली अपराधी को ढूंढना है जिसने कल रात हम सबको फंसाया था। क्या तुम तीनों मेरे साथ चलोगी? यूनझाओ तुरंत कहती है, मैं ज़रूर चलूँगी, मुझे भी असली गुनहगार को पकड़ना है। नांगोंग भी उसके पास आकर कहती है, हाँ, अगर हम सब एक ही तरफ हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। छिंग्युए गुस्से भरे लहजे में कहती है, ठीक है, मैं भी चलूँगी। इतना कहकर वे सब मिलकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अगला दृश्य डंगन का होता है। जैसे ही लाओ लियू वहाँ पहुँचता है, एक गार्ड झुककर कहता है, योर हाइनेस, आप यहाँ किस लिए आए हैं? लाओ लियू जवाब देता है, मैं देखने आया हूँ कि 3rd प्रिंस का ट्रायल कैसा चल रहा है। गार्ड घबराते हुए कहता है, इंपीरियल डॉक्टर ने हमें बताया था कि 3rd हाइनेस की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। यह सुनते ही लाओ लियू तुरंत समझ जाता है कि जरूर कोई नई चाल चल रही है। दृश्य सीधा अस्पताल में पहुंचता है जहां 3rd प्रिंस आराम से बिस्तर पर बैठा होता है। एक रखैल उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और वह मजे से सबका आनंद ले रहा होता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और लाओ लियू अंदर आ जाता है। उसके साथ छिंग्युए भी होती है। उन दोनों को देखते ही रखैल घबराकर पीछे हट जाती है और 3rd प्रिंस भी बुरी तरह डर जाता है। लाओ लियू उसके पास आकर कहता है, फादर ने तो तुम्हें डंगन में बंद किया था ना, तो तुम वहां से भाग निकले और यहाँ आराम से मजे कर रहे हो। 3rd प्रिंस डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। लाओ लियू उसके और करीब आकर कहता है, ये कैसी बीमारी है जिसमें तुम मजे से खाना भी खा रहे हो और ड्रिंक्स भी पी रहे हो? लगता है तुम्हें और बेहतर इलाज की ज़रूरत है। यह कहकर वह मुस्कुराता है और कहता है, चलो आज मैं ही तुम्हारा इलाज करता हूँ। यह सुनते ही 3rd प्रिंस गुस्से में उस पर हमला कर देता है, लेकिन लाओ लियू उसका वार आसानी से रोक लेता है। अगले ही पल वह उसे जोरदार लात मारकर बिस्तर पर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर लगातार मुक्के बरसाना शुरू कर देता है। यह सब देखकर छिंग्युए के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि पहले लाओ लियू ने जानबूझकर खुद को पिटने दिया था, क्योंकि वह असल में इन तीनों के साथ लड़ना ही नहीं चाहता था। उधर लाओ लियू बिना रुके 3rd प्रिंस पर लगातार मुक्के बरसाता रहता है और 3rd प्रिंस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। 3rd प्रिंस बहुत बुरी तरह पिट रहा होता है और दर्द से चीखने लगता है। आखिरकार वह हार मानकर चिल्लाते हुए कहता है, बस बस, मैं तुम्हें सब सच बता देता हूँ। यह पूरी योजना मेरी ही थी, मैं ही था जिसने यह सारी चाल चली थी। लेकिन इतना सुनने के बाद भी लाओ लियू का गुस्सा शांत नहीं होता। वह गुस्से में कहता है, वे तीनों लड़कियां यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आई थीं और तुमने उन्हें भी इस साजिश में फंसा दिया। 3rd प्रिंस दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन तुमने भी तो उन तीनों के साथ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लाओ लियू उसकी पिटाई दोबारा शुरू कर देता है। एक तरफ खड़ी छिंगझाओ यह सब देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, सब कहते थे कि लाओ लियू बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब तो वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा। वह पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुका है। लाओ लियू अभी भी 3rd प्रिंस को लगातार पीट रहा होता है कि तभी उसके डैड कुछ लोगों के साथ वहां आ जाते हैं। यह नज़ारा देखते ही 3rd प्रिंस की माँ तुरंत दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। फिर वह गुस्से में लाओ लियू पर चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इतना मारने की? जब से तुम्हारी माँ की मौत हुई है तब से तुम बिल्कुल बदतमीज़ हो गए हो। तुम्हें तो अपने भाइयों का ख्याल रखना चाहिए था। तुम पहले ही अपने भाई की इतनी पिटाई कर चुके हो, फिर भी तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आती।
वह औरत सम्राट की तरफ देखकर कहती है, इसे इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लाओ लियू तुरंत जवाब देता है, इसी ने मुझे कल रात ड्रग्स दिए थे और इसी ने मुझे फंसाने की पूरी साजिश रची थी। यह बात सुनते ही थर्ड प्रिंस की माँ हैरान रह जाती है। फिर वह अपना लहजा बदलते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, लेकिन आखिर वह भी तो आपका ही बेटा है। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं इसे बहुत सख्ती से रखूंगी। यह कहकर वह थर्ड प्रिंस की तरफ देखते हुए कहती है, अब बस भी करो, बेहोशी का नाटक बंद करो, जल्दी से घुटनों के बल बैठो और सबसे अपनी गलती की माफी मांगो। थर्ड प्रिंस तुरंत उठकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वह रोते हुए सम्राट से माफी मांगता है और फिर लाओ लियू की तरफ देखकर कहता है, सिक्स्थ ब्रदर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी दौरान सेकंड प्रिंस भी वहां आ जाता है और खामोशी से पूरा दृश्य देखने लगता है। फिर वह सम्राट से कहता है, जो कुछ भी हुआ अब इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। थर्ड ब्रदर से गलती हुई है और वह उसकी माफी भी मांग रहा है। इसके बाद वह लाओ लियू की तरफ देखकर कहता है, सिक्स्थ ब्रदर, तुम्हें भी अब थर्ड ब्रदर को माफ कर देना चाहिए, आखिर वह हमारा ही भाई है। यह बात सुनकर लाओ लियू के मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि जब वह बहुत छोटा था तब इसी महल के सामने उसकी माँ की हत्या कर दी गई थी। वह अपनी माँ को देखकर जोर जोर से रोना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने मरते समय उसे चुप रहने का इशारा किया था। यह सब याद करते ही सम्राट भी गहरी सोच में डूब जाते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं, मैंने कभी इस बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं उसका पिता था, उसकी माँ की मौत के बाद मुझे इसे और ज़्यादा प्यार देना चाहिए था। यह सब सोचते सोचते सम्राट का दिल पिघलने लगता है। तभी लाओ लियू धीरे धीरे चलकर सम्राट के पास आता है। उसी समय सेकंड प्रिंस भी सम्राट के करीब खड़ा होता है। ही पल सबको हैरान करते हुए वह उठता है और अचानक सेकंड प्रिंस के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। सेकंड प्रिंस सीधा जमीन पर जा गिरता है। यह देखकर सम्राट भी हैरान रह जाते हैं और तुरंत लाओ लियू को रोक देते हैं। लेकिन लाओ लियू बिल्कुल मासूम चेहरा बनाकर कहता है, ब्रदर, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती से यह हो गया। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सबके मन में एक ही सवाल होता है, यह अभी क्या हुआ। सेकंड प्रिंस भी गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, इसने मुझे सबके सामने मारा है, इसे तुरंत जेल में डालो और मुझे इंसाफ दिया जाए। फिर वह मन ही मन सोचता है, मैंने तो सिर्फ इसे थर्ड ब्रदर को माफ करने के लिए कहा था, आखिर इसने मुझे ही क्यों मार दिया। लेकिन अगले ही पल वह खुद ही सोचने लगता है, अगर मैं इस बात को और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो शायद नुकसान मेरा ही हो जाएगा। इसलिए वह गहरी सांस लेता है और फैसला करता है कि फिलहाल इसी बात को यहीं खत्म कर देना ही बेहतर होगा। सम्राट कहते हैं, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम अपने थर्ड ब्रदर को माफ कर दो। लेकिन फिर वह लाओ लियू की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुम वाकई लाओ लियू की माफी पाना चाहते हो तो तुम्हें उसकी शर्त माननी होगी। फिर सम्राट लाओ लियू से पूछते हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। लाओ लियू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, लेकिन इस बार मैं खुद सेकंड ब्रदर के घर जाऊंगा और अपना काम खुद पूरा करूंगा। सम्राट उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। इसके बाद लाओ लियू सीधे छिंग्याओ की दादी से मिलने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसे छिंग्याओ फैमिली की समस्याएं हल करनी थीं। छिंग्याओ को अभी भी यकीन नहीं होता कि लाओ लियू उनकी फैमिली की समस्या हल कर सकता है, लेकिन लाओ लियू उससे शर्त लगा लेता है। कुछ देर बाद लाओ लियू छिंग्याओ फैमिली के घर पहुंच जाता है। वहां दादी बैठी होती हैं और लाओ लियू उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहता है, ग्रैंडमा। यह सुनते ही दादी हैरान रह जाती हैं और सोचने लगती हैं कि इसने मुझे ग्रैंडमा क्यों कहा। फिर लाओ लियू एक तरफ खड़े छिंग्याओ के अंकल को देखकर कहता है, अंकल। यह सुनते ही वह व्यक्ति गुस्से में आ जाता है और कहता है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे अंकल कहे। लाओ लियू मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहता है, इतना शर्मा क्यों रहे हैं, सबके सामने मेरा परिचय तो करवा दीजिए। यह बात सुनते ही छिंग्याओ का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उस समय वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। उनमें से एक व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए कहता है, वाह, यह तो बहुत ही बेशर्म निकला। एक और आदमी कहता है, हमने इसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों से भी देख लिया। तभी एक बुजुर्ग आदमी बोल पड़ता है, तुम प्रिंस जरूर हो, लेकिन तुम में हमारी छिंग्याओ फैमिली के सामने खड़े होने की भी काबिलियत नहीं है। वहीं एक बुजुर्ग औरत आराम से चाय पीते हुए कहती है, योर हाइनेस, ये लोग आपके बारे में जो भी कह रहे हैं उन्हें माफ़ कर दीजिए। लाओ लियू तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया। वैसे भी भविष्य में मेरी शादी इसी फैमिली में होने वाली है, तो ये सब लोग मेरे अपने ही होंगे। यह सुनते ही वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। जो लोग अभी तक मुस्कुरा रहे थे उनके चेहरों पर अब साफ गुस्सा नजर आने लगता है। फिर लाओ लियू सबके सामने छिंग्याओ के साथ अपने रिश्ते की बात करता है।
यह सुनते ही छिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत लाओ लियू के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती है। फिर वह गुस्से में कहती है, अभी तुमने क्या कहा? यह देखकर उसके अंकल को भी बहुत गुस्सा आ जाता है। वह बुजुर्गों की तरफ देखकर कहते हैं, इसने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर हमारी फैमिली की समस्या हल कर देगा। अगर यह वाकई ऐसा कर देता है तो फिर हम इसे अपना दामाद मान लेंगे। तब दादी धीरे से कहती हैं, योर हाइनेस, मैं आपकी उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा भी है कि आप ये समस्याएं कैसे हल करेंगे? आपको इन चीज़ों का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप वापस चले जाइए। हम सब इस बात को भूल जाएंगे। दादी की बात सुनकर लाओ लियू सिर्फ मुस्कुराने लगता है। तभी छिंग्याओ के अंकल कहते हैं, ग्रैंड माँ, अगर ये कोशिश करना चाहते हैं तो करने दीजिए। दादी हल्की सी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है, अगर तुम वाकई हमारी फैमिली में शादी करना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम वह काम कर गए तब मैं मान जाऊंगी कि तुम इस फैमिली के दामाद बनने के लायक हो। लाओ लियू मुस्कुराते हुए तुरंत कहता है, बिल्कुल, मैं यह काम ज़रूर करूँगा। फिर वह छिंग्याओ की तरफ देखकर कहता है, वाइफ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही छिंग्याओ फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम्हारी वाइफ? मैं कब से तुम्हारी वाइफ बन गई? लेकिन इतना कहने के बाद भी वह उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगला दृश्य सेकंड प्रिंस का दिखाया जाता है। वह आराम से बैठा होता है कि तभी एक आदमी दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है, सिक्स्थ प्रिंस आ चुके हैं और वह आपके जखीरे के बारे में बात करना चाहते हैं। सेकंड प्रिंस अपनी आंखें बंद करके इत्मीनान से कहता है, वह जो भी कहे बस उसकी हर बात याद रखना, हम सब कुछ देखना चाहते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग आदमी कहता है, अगर आप चाहें तो मैं कुछ खास चीज़ें छिपा भी सकता हूँ। सेकंड प्रिंस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे तो यह भी नहीं पता होगा कि स्टोरेज और इन्वेंट्री क्या होती है। यह कहकर वह हल्की सी मुस्कान के साथ बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद वही बुजुर्ग आदमी लाओ लियू का स्वागत करने के लिए बाहर आता है और उसके आगे आगे चलने लगता है। लाओ लियू भी उसके पीछे चल पड़ता है। चलते चलते वे सब एक बड़ी इमारत के पास पहुंच जाते हैं जहां शायद सारा सामान स्टोर करके रखा गया होता है। एक लड़का, एक लड़की और उनके पीछे एक बुजुर्ग एक बहुत ही बड़े और शानदार महल के सामने खड़े होते हैं। लड़की उस इमारत को देखकर हैरान और गुस्से में कहती है, इतनी बड़ी इमारत को जुबाओगे बनाया गया है, पता नहीं कितने मासूम लोगों का हक मारकर इसे खड़ा किया गया होगा। सिक्स्थ प्रिंस मुस्कुराकर अपनी पत्नी को तसल्ली देता है और कहता है, नफ्सा, फिक्र मत करो, इस दुनिया में जो भी नाइंसाफी हो रही है मैं उसके खिलाफ जरूर खड़ा होऊंगा। लड़की थोड़ा ताना मारते हुए कहती है, अच्छा जी, आपके पास तो इस शहर के बाहर एक छोटा सा घर तक नहीं है। यह बात सिक्स्थ प्रिंस को सोच में डाल देती है। वह दिल ही दिल में सोचता है कि अगर मुझे अपना असर जमाना है तो हमेशा इंपीरियल पैलेस में नहीं रह सकता, मुझे बाहर अपना एक ठिकाना बनाना होगा। फिर वे तीनों महल के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का नज़ारा देखकर कोई भी हैरान रह जाए। हर तरफ कीमती हीरे, मोती और नायाब मूर्तियां सजी हुई होती हैं। बुजुर्ग दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है, मुझे पता था यह सिक्स्थ प्रिंस बिल्कुल आम सा आदमी है, इसने ऐसी कीमती चीजें पहले कभी नहीं देखी होंगी। वह कहता है, सिक्स्थ प्रिंस, सेकंड प्रिंस ने कहा है कि यहाँ की कोई भी नायाब चीज़ आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं, आइए। लड़की को उस बुजुर्ग का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह धीरे से कहती है, यह हमें कम समझ रहा है, जल्दी से जेंगो स्वॉर्ड ढूंढो, लिंगजुन के आने से पहले हमें तलवार लेकर निकलना होगा। मगर सिक्स्थ प्रिंस बहुत ही शांत रहता है। वह कहता है, तुम पहले जाकर लोगों को बुलाओ, मैं यहाँ थोड़ा और देखना चाहता हूँ। लड़की हैरान होकर पूछती है, लोगों को क्यों बुलाना है? प्रिंस उसके करीब आकर धीरे से कहता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कि तियानसे मेंशन के लोग छिपकर हमारा पीछा कर रहे हैं? जाओ और उन्हें बुलाओ, वरना यह तलवार हमारे हाथ नहीं आएगी। लड़की वहां से चली जाती है और बुजुर्ग परेशान होकर प्रिंस के पास आता है। क्या आपने कुछ पसंद किया? अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं मदद कर सकता हूँ। प्रिंस कहता है, मुझे ऊपर की 2 मंजिलें दिखाओ। बुजुर्ग उसे ऊपर ले जाता है और गर्व से कहता है, आज मैं आपकी आंखें खोल देता हूँ। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ हथियारों का भंडार होता है और बिल्कुल बीच में एक बहुत ही शानदार तलवार रखी होती है। प्रिंस मन ही मन सोचता है, क्या यही वह महान शक्ति वाली तलवार है? बुजुर्ग कहता है, आपकी नज़र बहुत तेज है, यह वाकई एक नायाब खजाना है। प्रिंस आगे बढ़कर तलवार उठा लेता है। बुजुर्ग घबराकर चीखता है, नहीं, यह इस पूरी जगह का सबसे बड़ा खजाना है। सेकंड प्रिंस कभी इजाज़त नहीं देंगे कि आप इसे ले जाएं। प्रिंस गुस्से में कहता है, मैं यहाँ हुक्म के मुताबिक खजाना चुनने आया हूँ, मैं इसे क्यों नहीं ले जा सकता? अगर लिंगजुन खुद भी आ जाएं तो उन्हें भी यह मानना पड़ेगा। बुजुर्ग भी गुस्से में कहता है, आप सिर्फ नाम के प्रिंस हैं, एक निकम्मे इंसान।
अगर आपने यह तलवार ली तो जिंदा बाहर नहीं जा सकेंगे। यह सुनते ही सिक्स्थ प्रिंस अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में बुजुर्ग पर हमला कर देता है। बुजुर्ग घायल होकर नीचे गिर जाता है। खून साफ करते हुए वह कहता है, अच्छा तो सिक्स्थ प्रिंस ने यह वार किया है। मैं अभी सेकंड प्रिंस को बताता हूँ, अगर हिम्मत है तो यहीं रुकना। वह भागते हुए बाहर निकल जाता है। इसी दौरान लड़की वापस आती है और घबराकर कहती है, तुम पागल हो गए हो? तुमने लिंगजुन के महल में उनके आदमी पर हाथ उठा दिया है। अब हम तलवार लेकर कैसे निकलेंगे? प्रिंस तलवार दिखाता है और कहता है, यही तो जेंगुओ स्वॉर्ड है। अब मैं तुम्हारे घर के दरवाजे से आसानी से अंदर बाहर आ सकता हूँ। लड़की खुशी से कहती है, यह वाकई जेंगुओ स्वॉर्ड है। फिर पूछती है, अब जब तलवार मिल गई है तो क्या हमें चलना चाहिए? प्रिंस कहता है, सिर्फ एक तलवार काफ़ी नहीं है। उन गरीब और मासूम लोगों का क्या जो मुसीबत में है, उन्हें भी मदद चाहिए। यह कहकर वह बाकी खजाने और हीरे जवाहरात जमीन पर गिराने लगता है। लड़की समझ जाती है कि वह यह सब लोगों की मदद के लिए कर रहा है। वह पूछती है, क्या तुम पूरा महल खाली करने वाले हो? प्रिंस मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, हम दोनों का दिल एक जैसा सोचता है। जल्दी से लोगों को बुलाओ और यह सब समेटने में मेरी मदद करो। लड़की हल्की सी मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, इस बार मैं भी तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ घायल बुजुर्ग सेकंड प्रिंस के पास पहुँचता है। वह शाही कुर्सी पर बैठा होता है। बुजुर्ग रोते हुए सारी बात बता देता है। सेकंड प्रिंस गुस्से में अपना कप तोड़ देता है और गरज कर कहता है, उसने मेरे महल में मेरे आदमी को घायल किया और मेरी जेंगुओ स्वॉर्ड चुराने की कोशिश की। कोई है, अभी मेरे साथ जुबाओगे? चलो। जब सेकंड प्रिंस सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है तो वह मंजर देखकर सन्न रह जाता है। महल के बाहर लोग खजाने के बक्से उठाकर ले जा रहे होते हैं। सिक्स्थ प्रिंस खड़ा होकर सबको रास्ता दिखा रहा होता है। ध्यान से दोस्तों, यह बहुत कीमती चीजें हैं, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब सब काम खत्म हो जाए तो मैं सबको जुइशियन रेस्टोरेंट में दावत दूंगा। सेकंड प्रिंस आग बबूला होकर चीखता है, रुक जाओ सब। वह सिक्स्थ प्रिंस के सामने आकर उंगली उठाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा खजाना चुरा लिया? सिक्स्थ प्रिंस बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है, सेकंड ब्रदर, आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद से कुछ भी चुन सकता हूँ। पीछे से बुजुर्ग चिल्लाता है, यह पहले से भी ज्यादा सिरफिरा हो गया है। इसने मुझे मारा और यह भी कहा कि अगर आप खुद भी आ जाएं तो इसे कोई परवाह नहीं। फिर ताना मारते हुए कहता है, अब तो हमारे प्रिंस खुद आ गए हैं, अब उठाओ ना हाथ। सेकंड प्रिंस गुस्से से गरजता है, सिक्स्थ ब्रदर, इन सब से कहो कि यह खजाना यहीं रख दें और फिर मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, वरना यह मत भूलना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। याओ याओ, जो लाल कपड़े पहने हुए है, लिंगफेंग से कहती है कि वह सावधान रहे, क्योंकि जब लड़ाई शुरू होगी तो शायद वह हर समय उसकी हिफाजत न कर सके। लिंगफेंग मुस्कुराते हुए याओ याओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वह अपनी पत्नी को अपने लिए खतरे में क्यों डाले। वह उसे पीछे रहने के लिए कहता है और बोलता है कि वह खुद सब संभाल लेगा। अगले ही पल दोनों एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े होते हैं, जहां दुश्मन उनका रास्ता रोके हुए होते हैं। लिंगफेंग अपने बड़े भाई एरगे से कहता है कि उनके पिता फू हुआंग ने उन्हें एक तोहफा चुनने की इजाज़त दी थी, तो क्या एरगे उनके आदेश का उल्लंघन करना चाहता है? एरगे गुस्से में कहता है कि पिता ने सिर्फ एक चीज़ चुनने की इजाज़त दी थी, पूरी इमारत ले जाने की नहीं। लिंगफेंग उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर कोई आपत्ति है तो जाकर पिता से बात करे। तभी एरगे के साथ खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसके कान में कहता है कि यह लड़का उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसे सबक सिखाना चाहिए। यह सुनते ही एरगे उन्हें खत्म करने का फैसला कर लेता है। एरगे के आदेश पर सैनिक तलवारें निकालकर लिंगफेंग और याओ याओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। याओ याओ भी अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी लिंगफेंग अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। याओ याओ गुस्से में चिल्लाकर पूछती है कि वह क्या कर रहा है। लिंगफेंग उसे पीछे रहने के लिए कहता है। उसी समय एक सैनिक हवा में उछलकर तलवार से लिंगफेंग पर हमला करता है। याओ याओ उसे सावधान रहने के लिए चिल्लाती है। सैनिक की तलवार बिल्कुल लिंगफेंग के गले तक पहुंच जाती है, लेकिन लिंगफेंग बड़ी फुर्ती से पीछे झुककर बच जाता है और जोरदार लात मारकर उस सैनिक को पीछे दीवार से दे मारता है। यह देखकर एरगे और बाकी सभी सैनिक हैरान रह जाते हैं। बाकी सभी सैनिक एक साथ तलवारें लेकर लिंगफेंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लिंगफेंग अकेला उनके बीच खड़ा रहता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सैनिक हमला करते हैं, वह उनके हर वार को रोकना शुरू कर देता है। लिंगफेंग बेहद शानदार अंदाज में सैनिकों के हमलों का जवाब देता है। वह उनकी तलवारों से बचते हुए उन्हें मुक्के और लाते मारता है और बिजली जैसी रफ्तार से एक एक करके सभी को जमीन पर गिरा देता है। लड़ाई और भी तेज हो जाती है। लिंगफेंग दो सैनिकों की तलवारें एक साथ रोक लेता है और उन्हें जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। कुछ ही देर में महल के सामने सभी सैनिक जमीन पर पड़े होते हैं और सिर्फ लिंगफेंग अकेला खड़ा रहता है। लिंगफेंग हल्की सी थकान दिखाता है, फिर मुस्कुराकर एरगे की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या अब वह अपना तोहफा लेकर जा सकता है।
एरगे और उसके साथ खड़ा बूढ़ा आदमी उसे हैरानी और डर से देखते रह जाते हैं। लिंग फेंग एरगे का शुक्रिया अदा करता है। फिर वह याओ याओ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अब खड़ी क्यों हो, सामान उठाओ और चलो। याओ याओ अभी भी हैरानी में डूबी रहती है। लिंग फेंग अपने आदमियों को आदेश देता है कि जल्दी से सारे खजाने के बक्से गाड़ियों पर लाद दो, ताकि उसका भाई जितना ज्यादा इन्हें देखेगा उसे उतना ही ज्यादा दुख होगा। एरगे गुस्से में मन ही मन कसम खाता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। खजाने से लदी घोड़ा गाड़ियां महल से निकल जाती हैं। अगले दृश्य में लिंग फेंग और याओ याओ गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। याओ याओ उससे पूछती है कि अगर वह इतना अच्छा लड़ सकता है तो फिर सब उसे निकम्मा क्यों समझते हैं। याओ याओ को समझ में आता है कि लिंग फेंग यह सब जानबूझकर नाटक कर रहा था। फिर वह उसके अजीब कपड़ों के बारे में पूछती है। इस पर लिंग फेंग मुस्कुराकर कहता है कि क्या उसने कभी किसी समझदार इंसान को साधारण कपड़ों में देखा है। अगले दृश्य में दोनों फिर एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं जहां खजाना रखा होता है। लिंग फेंग याओ याओ से कहता है कि वह अपनी पसंद का कोई भी खजाना चुन ले, यह उसकी तरफ से शादी का तोहफा है। लेकिन याओ याओ कहती है कि उसे खजाना नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसकी तलवार चाहिए। याओ याओ आगे कहती है कि अगर कोई उससे शादी करना चाहता है तो उसे बहादुर और ताकतवर होना चाहिए, सिर्फ खजाने से बात नहीं बनेगी। लिंग फेंग उसके करीब आकर पूछता है कि क्या वह आज उसे काफी बहादुर नहीं लगा। याओ याओ शर्माते हुए कहती है कि वह अच्छा था, लेकिन अभी भी काफी नहीं था। लिंग फेंग मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रख देता है। लिंग फेंग कमरे में चलते हुए कहता है कि याओ याओ को बाकी लड़कियों युए युए और झाओ झाओ के लिए भी तोहफे लेने चाहिए, क्योंकि वे सभी उसकी पत्नियां बनने वाली हैं और वह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। यह सुनते ही याओ याओ गुस्से से भर जाती है। याओ याओ गुस्से में उंगली उठाकर कहती है कि ऐसे अजीब नाम मत लो, वे लड़कियां सिर्फ खजाने की वजह से उससे शादी नहीं करेंगी। लिंग फेंग जवाब देता है कि उन सब ने उससे एक शर्त लगा रखी है। यह सुनकर याओ याओ गुस्से में लिंग फेंग पर हमला कर देती है। वह उसे लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंग फेंग उसकी टांग अपने हाथ से पकड़ लेता है। याओ याओ कहती है, देखते हैं तुम मुझसे जीत भी सकते हो या नहीं। दोनों के बीच एक खूबसूरत और तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। याओ याओ हवा में उछल उछल कर लातें मारती है, जबकि लिंग फेंग बड़ी आसानी से उसके हर वार को बिना उसे चोट पहुंचाए रोकता रहता है। याओ याओ पूरी ताकत लगा देती है और एक खजाने के बक्से पर पैर रखकर आगे बढ़ती है। वह कहती है, क्या तुम ऐसे ही मुझसे शादी करोगे। लिंग फेंग मुस्कुराते हुए उसके हर वार को रोकता रहता है। याओ याओ लगातार मुक्के मारती रहती है, लेकिन लिंग फेंग बड़ी आसानी से उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लिंग फेंग कहता है, अगर तुम थक गई हो तो अब मेरी बारी है। वह तेजी से घूमकर याओ याओ के पीछे पहुंचता है और उसे हल्का सा थप्पड़ मार देता है, जिससे वह हैरान होकर आगे की तरफ गिर पड़ती है। याओ याओ गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, बदमाश लिंग फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लिंग फेंग मजाक में कहता है, क्या तुम कोई शेर हो जिसे मारा ही नहीं जा सकता। यह सुनकर याओ याओ की आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी आ जाते हैं। लिंग फेंग उसे रोता देखकर परेशान हो जाता है और कहता है कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन याओ याओ उसे बदमाश कहती है और गुस्से में आकर उसके जोर से काट लेती है। लिंग फेंग दर्द से चिल्लाता है और रहम की भीख मांगते हुए कहता है, बेगम जान बख्श दो। कुछ देर बाद याओ याओ गुस्से में आगे आगे चल रही होती है, जबकि लिंग फेंग हाथ में एक डिब्बा उठाए उसके पीछे पीछे दर्द से कराहता हुआ चलता रहता है। एक पुरानी और आलीशान जगह दिखाई देती है, जहां एक बुजुर्ग महिला लाओ ताइजुन खड़ी होती है और उनके सामने एक लड़की खड़ी होती है। तभी एक नौजवान लड़का सिक्स्थ हाइनेस हाथ में एक लंबा डिब्बा लेकर वहां पहुंचता है। सिक्स्थ हाइनेस डिब्बा खोलता है और उसमें से झेंगुओ स्वॉर्ड निकालकर लाओ ताइजुन के सामने पेश करता है। तलवार को देखते ही लाओ ताइजुन हैरान और भावुक हो जाती हैं और तुरंत आगे बढ़ती हैं। लाओ ताइजुन तलवार को ध्यान से देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तलवार निकालकर कहती हैं कि यह सचमुच जेंगुओ स्वॉर्ड है, जो आखिरकार तियानसे मेंशन में वापस लौट आई है। खुशी से भरकर लाओ ताइजुन सिक्स्थ हाइनेस के सामने झुकने लगती हैं, लेकिन वह सम्मान के साथ उन्हें संभाल लेता है और कहता है कि वह उसकी दादी जैसी हैं, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं खड़ी लड़की शिकायत करती है कि इस लड़के ने उसे मारा है, लेकिन लाओ ताइजुन उसे डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हारी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो सिक्स्थ हाइनेस तुम्हें कैसे मार सकते हैं। लाओ ताइजुन सिक्स्थ हाइनेस की तारीफ करते हुए कहती हैं कि वह एक समझदार इंसान और एक शहजादा है, वह अपने पद के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा। लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद लाओ ताइजुन सिक्स्थ हाइनेस से पूछती हैं कि वह इतने सालों तक पागल होने का नाटक क्यों करता रहा और अब उसने यह नाटक क्यों छोड़ दिया। सिक्स्थ हाइनेस मुस्कुराकर कहता है कि लाओ ताइजुन ने उसे पहले ही दिन पहचान लिया था और यह सब एक परीक्षा थी। इसके बाद दोनों एक छतरी के नीचे बैठकर चाय पीते हुए आगे बात करते हैं। लाओ ताइजुन पूछती है कि क्या तुम शिंग्याओ से शादी करके जाओ, परिवार को अपने साथ मिलाना चाहते हो।
लेकिन सिक्स्थ हाइनेस कहता है कि अगर वह झाओ परिवार से न भी होती तब भी वह उसी से शादी करता। लाओ ताइजुन उसे समझाती है कि सेकंड हाइनेस की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, अगर तियानसे मेंशन तुम्हारा साथ देगा तो शायद वह मुश्किल में पड़ जाएगा। लाओ ताइजुन सोचने लगती हैं कि सेकंड हाइनेस के मजबूत होने की वजह से बहुत सी ताकतें उसके साथ मिल चुकी हैं और उनका परिवार पहले ही उसे ठुकरा चुका है, इसीलिए अब वह उनकी आंखों में खटकता है। लाओ ताइजुन सिक्स्थ हाइनेस को एक मौका देने का फैसला करती हैं और बताती हैं कि उनकी सेना की हालत बहुत खराब है क्योंकि सेकंड हाइनेस ने उनके धन और हथियारों पर कब्जा कर रखा है। वह कहती हैं कि अगर सिक्स्थ हाइनेस उनकी सेना के हथियारों और खाने पीने की समस्या हल कर दे तो वह जेंगो स्वॉर्ड और अपनी सेना झाओ फैमिली किलिन आर्मी उसके हवाले कर देंगी। लाओ ताइजुन आगे कहती हैं कि शिंग्याओ से शादी का फैसला उसकी अपनी इच्छा पर होगा, वह इसमें कोई दखल नहीं देंगी। यह सुनकर सिक्स्थ हाइनेस हैरान हो जाता है कि किलिन आर्मी सच में मौजूद है। सिक्स्थ हाइनेस मुस्कुराते हुए यह शर्त स्वीकार कर लेता है। अगले दृश्य में वह एक बड़े और शानदार कमरे में पहुंचता है और बिस्तर पर लेट जाता है। लेटे हुए वह किलिन आर्मी के बारे में सोचता है कि उसमें सिर्फ 1000 सैनिक हैं, लेकिन उन्होंने सैकड़ों युद्ध जीते हैं। फिर वह खुश होता है कि पैसों की समस्या भी हल हो गई है। सिक्स्थ हाइनेस उठता है और एक बड़ी अलमारी खोलता है। वहां से वह सफ़ेद और सुनहरे रंग के कपड़े निकालकर उन्हें ध्यान से देखता है। वह कहता है कि अब उसे पागल बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने नए कपड़े और हथियार पहनकर अगले कदम की तैयारी करता है। तैयार होकर सिक्स्थ हाइनेस बड़े दरवाजे से बाहर निकलता है और कहता है, का परिवार, मैं आ गया हूँ। इसके बाद वह बाकी लोगों के सामने पहुंच जाता है। वहां उसका साथी एयर शाह खड़ा होता है। वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके पास दौड़कर आता है। एयर शाह खुशी में सिक्स्थ हाइनेस को गले लगाकर हवा में उठा लेता है। शहजादा कहता है, मुझे छोड़ो, मेरा दम घुट रहा है। इसके बाद एयर शाह कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। सिक्स्थ हाइनेस उसे अपने साथ मू परिवार के महल में ले जाता है और दरवाजा खटखटाता है। एयर शाह उसके पीछे एक डिब्बा उठाए खड़ा रहता है। दरवाजा खुलता है और एक आदमी उनका स्वागत करता है। शहजादा अंदर जाता है और वहाँ बहुत सारे लोगों को जमा देखकर हैरान रह जाता है। मू युनझाओ उसके सामने आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आज यहाँ लोग पिताजी से जरूरी बात करने आए हैं। सिक्स्थ हाइनेस कहता है कि वह अपने ससुर से मिलने आया है और एयर शाह को डिब्बा खोलने का इशारा करता है। डिब्बे में कीमती खजाने भरे होते हैं। मू युनझाओ कहती है कि तुम्हें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी एक और आदमी मू वेनजेंग आगे आता है और ताना मारते हुए कहता है कि शहजादा इतनी सस्ती चीजें लेकर आया है। फिर वह अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह युनझाओ का भाई है। मू वेनजेंग शहजादे से कहता है कि वह वापस चला जाए क्योंकि उसके ताऊ अभी बहुत व्यस्त हैं। शहजादा मन ही मन सोचता है कि मेरे आते ही इसने मुझे निकालने की कोशिश शुरू कर दी। शहजादा और मुस्याचा युनझाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना कुछ कहे ही आंखों आंखों में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। शहजादा उसकी समझदारी की तारीफ करता है। मू युनझाओ कहती है कि अगर तुम अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो यहाँ से चले जाओ, लेकिन शहजादा मन ही मन खुश होता है कि उनके बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। मुचेजी वेनजेंग फिर ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी योग्यता मेरी बहन के लायक नहीं है। तभी पीछे से एक और व्यक्ति आता है और उसकी बात को गलत साबित कर देता है। इसके बाद लुपेंग लिंगफेंग यानी सिक्स्थ प्रिंस से कहता है कि यह जगह पढ़ाई और राजनीति पर चर्चा करने की है। जब वह पढ़ता ही नहीं तो उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लुपेंग आगे कहता है कि सब जानते हैं कि लिंगफेंग ने मू युनझाओ की इज्जत खराब कर दी है, फिर भी वह बेशर्मी से यहाँ चला आया है। मुचे युनझाओ लिंगफेंग से कहती है कि वह इस मुश्किल स्थिति को संभाले। तभी एक और विद्वान उसके चुप रहने का मजाक उड़ाता है। लिंगफेंग मुके युनझाओ की तरफ देखता है। वह कहती है कि वह थक गई है और जाकर बैठ जाती है। लिंगफेंग उसके पीछे जाता है और धीरे से कहता है कि तुम इन लोगों को पसंद नहीं करती, फिर भी उनका इस्तेमाल कर रही हो। दो विद्वान उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक विशालकाय अंगरक्षक सामने आकर उन्हें रास्ता छोड़ने के लिए कहता है। वह अंगरक्षक दोनों विद्वानों को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। दोनों गुस्से में लिंगफेंग की शिकायत करने लगते हैं। युनझाओ मुस्कुराकर कहती है कि लिंगफेंग का सेवक बहुत वफादार है। तभी मुतुरे लाओयेजी अंदर आते हैं और पूछते हैं कि यह शोर शराबा किस बात का है। गिरे हुए विद्वान उठकर मू लाओयेजी और लू शांगशु से शिकायत करते हैं कि सिक्स्थ प्रिंस ने उनका अपमान किया है। लू शांगशु लिंगफेंग को डांटते हुए कहता है कि वह राजकुमार होने का गलत फायदा उठा रहा है और किसी का सम्मान नहीं करता। मू लाओयेजी लिंगफेंग से हुओ हाओ यानी टैक्स सिल्वर के मामले के बारे में पूछते हैं। लिंगफेंग कहता है कि वह हुओ हाओ गुईगोंग का तरीका बताने आया है। मू लाओयेजी इस बात में रुचि लेते हैं और कहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी नीति और योजना सामने रखें। सभी विद्वान उनकी बात से सहमत हो जाते हैं।
मुलाओये जी बताते हैं कि देश में अकाल और सूखे की स्थिति बनी हुई है। वह आगे बताते हैं कि राहत के लिए भेजा गया धन आम लोगों तक बहुत कम पहुंचता है क्योंकि बीच में भ्रष्टाचार हो जाता है। वह बताते हैं कि आम लोग जिंदा रहने के लिए जमींदारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर हैं। इसके बाद मुलाओये जी चर्चा का विषय तय करते हैं कि आम लोगों को इस संकट से कैसे बचाया जाए। लू पेंग सुझाव देता है कि सरकार को ब्याज की एक सीमा तय करनी चाहिए और उसका सार्वजनिक ऐलान करना चाहिए ताकि किसी के साथ धोखा न हो। एक और विद्वान लू पेंग के इस सुझाव की तारीफ करते हुए इसे बेहतरीन योजना बताता है। लिंग फेंग देखता है कि मुलाओये जी और मु युनझाओ इस सुझाव से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इसमें कई बड़ी कमियां हैं। मुलाओये जी लिंग फेंग से उसकी राय पूछते हैं। लिंग फेंग कहता है कि उसके पास छिंग मियाओ यानी ग्रीन स्प्राउट्स योजना है। लिंग फेंग समझाता है कि फसल पकने से पहले आम लोग सरकार से कर्ज ले सकते हैं और टैक्स भरते समय उसे वापस कर सकते हैं। लू शांगशु आपत्ति जताते हुए कहता है कि स्थानीय अधिकारी पहले से ही भ्रष्ट हैं, वे लोगों को मजबूर करेंगे और ब्याज बढ़ाकर अपना फायदा उठाएंगे। लिंग फेंग जवाब देता है कि उसकी छिंग मियाओ और हुओ हाओ गुईगोंग दोनों योजनाएं एक साथ काम करती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुलाओये जी उससे विस्तार से समझाने के लिए कहते हैं। लिंग फेंग बताता है कि पूरे प्रांत के लिए एक समान टैक्स दर तय होगी और लोग खुद अपना टैक्स एक विशेष बॉक्स में डालेंगे। लिंग फेंग चलते हुए समझाता है कि इस तरह टैक्स का पैसा भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में नहीं जाएगा। वह आगे बताता है कि टैक्स का पैसा 3 हिस्सों स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय में बांटा जाएगा और हर महीने उसका पूरा हिसाब जनता के सामने पेश किया जाएगा। वह समझाता है कि इस तरह दोनों कानून मिलकर काम करेंगे और जनता का भला होगा। लिंग फेंग कहता है कि स्थानीय अदालतें सिर्फ रिकॉर्ड दर्ज करेंगी, उनके पास नकद पैसा नहीं जाएगा। इसके बाद लिंग फेंग लू शांगशु से पूछता है कि क्या अब भी कोई कमी बाकी है। लू शांगशु चुप हो जाता है और मुलाओये जी इस योजना की खुलकर तारीफ करते हैं। आखिर में लू शांगशु लिंग फेंग के सामने झुक जाता है, अपनी पिछली गलती के लिए माफ़ी मांगता है और उसकी योजना को स्वीकार कर लेता है। सैन दियानशिया यानी थर्ड प्रिंस हंसते हुए कहता है कि उनका कोई कसूर नहीं है। तभी दरबार में मौजूद एक बुजुर्ग गुस्से में उसे डांटते हैं और अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। लियू दियानशिया बहुत ही विनम्र अंदाज में थर्ड प्रिंस से माफ़ी मांगता है और कहता है कि पहले उससे बदतमीजी हो गई थी। प्रिंस खड़ा होकर जवाब देता है कि उसने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया था, इसीलिए वह बुरा नहीं मानेगा। फिर वह पास बैठी एक खूबसूरत लड़की से पूछता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। लड़की कहती है कि ठीक ठाक थी और आगे उससे बेहतर उम्मीद रखती है। इसके बाद वह कहती है कि काफ़ी समय हो गया है, इसलिए अब वह अपने कमरे में आराम करने जा रही है और वहाँ से चली जाती है। लड़की के जाते ही प्रिंस उसे पीछे से देखता रहता है और मन ही मन सोचता है कि इस लड़की का दिल जीतने के लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वह सोचता है कि अब उन्हें सान नियांग जी के घर जाना चाहिए। अगले दृश्य में एक महिला चाय पी रही होती है, उसके पास प्रिंस बैठा होता है। महिला उससे कहती है कि यह उनके इलाके की खास फूलों वाली चाय है और उसे ज़रूर चखनी चाहिए। प्रिंस कहता है कि चाय बाद में पी लेंगे, वह यहाँ एक ज़रूरी बात बताने आया है। वह कहता है कि दरबार में लोग हुआइनान वांग की सेना को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं और सम्राट का इरादा भी कुछ ऐसा ही लगता है। यह सुनते ही वांग फेई बहुत परेशान और गुस्से में आ जाती है। वह कहती हैं कि अगर वांग ने सेना वापस बुला ली तो इतने सालों की मेहनत और कुर्बानियाँ बेकार हो जाएंगी और फिर वे दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे। प्रिंस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हुआइनान वांग को युद्ध लड़ते हुए 2 साल हो चुके हैं, उनका खजाना लगभग खाली हो चुका है, लेकिन वे अब तक दुश्मन को पूरी तरह हरा नहीं पाए हैं। प्रिंस उनके बिल्कुल पास आकर धीमी आवाज़ में कहता है कि युद्ध से पीछे हटने का मतलब हार मानना होगा। हुआइनान वांग पहले ही बहुत दुश्मन बना चुके हैं, इसलिए पूरा हुआइनान वांगफू भी बर्बाद हो सकता है। इस पर वांग फेई कहती हैं कि सम्राट ऐसा कभी नहीं होने देंगे। प्रिंस कहता है कि अगर उसके सेकंड ब्रदर ने हुआइनान वांगफू पर हमला कर दिया तो क्या होगा। यह सुनकर पास बैठी छोटी लड़की बहुत डर जाती है और वांग फेई गुस्से में पूछती हैं कि क्या वह उन्हें धमकी देने आया है। प्रिंस सफाई देते हुए कहता है कि वह सिर्फ उन्हें हालात से आगाह कर रहा है। वह चाहता है कि हुआइनान वांग उसके सेकंड ब्रदर का साथ दें। अगर वे मान गए तो उसका सेकंड ब्रदर बहुत सारा धन और मदद भेजेगा, जिससे युद्ध जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन प्रिंस एक शर्त रखता है। वह कहता है कि अपनी वफादारी साबित करने के लिए छिंग युए को उससे शादी करनी होगी ताकि दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएं। यह सुनकर छिंग युए बहुत उदास हो जाती है। वांग फेई गुस्से में खड़ी हो जाती है और चाय का प्याला कसकर पकड़ लेती है। वह थर्ड प्रिंस से तहजीब से बात करने को कहती हैं और साफ मना कर देती हैं कि चाहे उनका सब कुछ खत्म क्यों न हो जाए, वह अपनी बेटी का सौदा कभी नहीं करेंगी। प्रिंस जोर से हंसता है और वांग फेई की हिम्मत की तारीफ करता है।
फिर कहता है कि अगर हुआइनान वांग पर गद्दारी का आरोप लग गया तो सिर्फ उनकी मौत नहीं होगी बल्कि पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। वांग फेई मन ही मन बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि दरबार में आधे से ज्यादा लोग सेकंड प्रिंस के पक्ष में हैं। अगर हुआइनान वांग युद्ध नहीं जीत पाए तो उनका क्या होगा। वांग फेई गहरी चिंता में पड़ जाती है कि क्या सचमुच उनका परिवार इस संकट से बाहर नहीं निकल पाएगा। प्रिंस मुस्कुराकर छिंगयुए से कहता है कि जिंदा रहना सबसे जरूरी है और उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय देता है। छिंगयुए बहादुरी से जवाब देती है कि प्रिंस उन्हें डराने की कोशिश न करे। अगर वह झुंझू है तो पूरे हुआइनान वांगफू के साथ जिएगी और उसी के साथ मरेगी। फिर वह प्रिंस से वहां से चले जाने के लिए कहती है। प्रिंस गुस्से में आकर कहता है कि छिंगयुए बहुत नादान है। जब बुरा वक्त आएगा तब मरना भी आसान नहीं होगा। तभी अचानक हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा पत्थर आता है और सीधे उसके मुंह पर जाकर लगता है। पत्थर लगते ही प्रिंस दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वह गुस्से में चिल्लाकर पूछता है कि किस बदतमीज ने पीछे से हमला किया। तभी लियू दियांशिया दरवाजे से अंदर आता है और आते ही थर्ड प्रिंस को जोरदार लात मारकर उसकी पिटाई शुरू कर देता है। वह गुस्से में कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी सास और उसकी पत्नी को धमकी देने की। वांग फेई और छिंगयुए यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। लियू दियांशिया थर्ड प्रिंस को जमीन पर गिराकर लगातार मुक्के मारता रहता है। थर्ड प्रिंस डरकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग फेई हैरानी से पूछती है कि क्या थर्ड प्रिंस को इस तरह मारने पर लियू दियांशिया को कोई नुकसान नहीं होगा। लियू दियांशिया मुस्कुराकर कहता है, सासू माँ, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद, मुझे कुछ नहीं हुआ। वह अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि उसे खरोंच तक नहीं आई। उधर थर्ड प्रिंस जमीन पर पड़ा बदला लेने की धमकियां देता रहता है। छिंगयुए लियू दियांशिया को रोकते हुए कहती है कि कहीं इस वजह से उनका परिवार मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन लियू दियांशिया थर्ड प्रिंस का मुंह दबाकर पूछता है कि क्या इस पिटाई का हुआइनान वांगफू से कोई संबंध है। थर्ड प्रिंस डरकर तुरंत कहता है, नहीं, कोई संबंध नहीं है। वांग फेई यह देखकर हैरान रह जाती है कि इतना ताकतवर थर्ड प्रिंस एक साधारण दिखने वाले इंसान से इतना डर गया। लियू दियांशिया उसे चेतावनी देता है कि आगे से कभी हुआइनान वांगफू की तरफ नजर उठाकर भी न देखे और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है। थर्ड प्रिंस डर के मारे वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते बदला लेने की धमकी देता है। तभी लियू दियांशिया फिर से मुक्का दिखाता है और थर्ड प्रिंस डरकर तेजी से वहां से भाग जाता है। इसके बाद वांग फेई उसका धन्यवाद करती है। वांग फेई कहती हैं कि उनकी वजह से लियू दियांशिया भी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन लियू दियांशिया कहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं, बस वह छिंगयुए की शादी उससे करवा दें। वांग फेई जवाब देती हैं कि वह किसी की मदद के बदले अपनी बेटी का सौदा नहीं करेंगी। लियू दियांशिया कहता है, ठीक है, जब मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा तब इस बारे में बात करेंगे। फिर वह अपने साथी एयर शाह को आवाज़ देता है कि तोहफे अंदर लेकर आए। एयर शाह एक बड़ा संदूक अंदर लाता है, जिसे देखकर छिंगयुए हैरान रह जाती है। एयर शाह संदूक को मेज पर रखता है। लियू दियांशिया आगे बढ़कर छिंगयुए से कहता है कि इस संदूक में बहुत कीमती खजाने और हीरे जवाहरात हैं, जिन्हें वह खास तौर पर उसके लिए लाया है। छिंगयुए खुला हुआ संदूक देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि अगर ये सारी चीज़ें बेच दी जाएं तो सीमा पर तैनात सेना के राशन और ज़रूरी सामान की समस्या हल हो जाएगी। लियू दियांशिया हैरानी से पूछता है कि क्या दरबार से उन्हें सामान नहीं मिल रहा। वांग फेई गहरी सांस लेकर लियू दियांशिया को बैठने के लिए कहती है। वह बताती हैं कि हुआइनान वांग का युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है और लगातार युद्धों व कुर्बानियों की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब उनकी हालत बेहद खराब हो गई है। मुफेई गहरी सोच में डूबी और बहुत परेशान नजर आती है। मुफेई भावुक होकर मेज पर जोर से हाथ मारती हैं, जबकि बाकी दोनों चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते हैं। मुफेई खड़ी होकर आगे बढ़ती हैं और आंगन की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखती हैं। इसके बाद वह वापस मेज के पास आती हैं और छिंगयुए का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती हैं। इस दौरान लियू दियांशिया उन्हें ध्यान से देखता है और फिर उनसे कुछ सवाल पूछता है। लियू दियांशिया मुस्कुराकर उन्हें भरोसा दिलाता है कि उनकी परेशानी का हल जरूर निकलेगा। छिंगयुए बहुत उदास और चिंतित दिखाई देती है। मुफेई फिर उसका हाथ थपथपाकर उसे हिम्मत देती है। छिंगयुए सिर झुकाकर चुपचाप बैठी रहती है, जबकि मुफेई और लियू दियांशिया के बीच बातचीत जारी रहती है। लियू दियांशिया शांति से मुफेई की मजबूरियां सुनता रहता है। मुफेई और छिंगयुए एक दूसरे का हाथ थामे बैठी रहती हैं, जबकि लियू दियांशिया गंभीरता से उनकी बातें सुनता है। लियू दियांशिया अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर गहरी सोच में डूब जाता है, जबकि छिंगयुए अब भी परेशान बैठी रहती है। मामले को पूरी तरह समझने के बाद लियू दियांशिया आगे बढ़कर इसे हल करने का फैसला करता है। वह खड़ा होकर छिंगयुए के पास जाता है और उसे हिम्मत देता है। यह सुनकर छिंगयुए के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखाई देने लगती है। छिंगयुए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि मुफेई उन्हें जाते हुए देखकर कुछ राहत महसूस करती हैं।
अगले ही दृश्य में लू रेनचेंग, जो हूबू शिलांग है, एक कार्यालय में प्रवेश करता है जहां लू होंगशेंग पहले से मौजूद होता है। लू रेनचेंग और चेनजू लू होंगशेंग के सामने खड़े होकर हिसाब किताब और पैसों की जानकारी देते हैं। चेनजू आदर के साथ हाथ जोड़कर रकम का पूरा विवरण बताता है, जिसे लू होंगशेंग ध्यान से सुनता है। लू रेनचेंग मुस्कुराकर लू होंगशेंग को सलाह देता है और दोनों इस बात पर सहमत नजर आते हैं। चेनजू चिंतित होकर आगे के खर्चों के बारे में सवाल करता है। तभी बाहर से लियू दियांशिया की हंसी सुनाई देती है। अगले ही पल लियू दियांशिया, छिंग युए और उनका साथी बड़े दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। लियू दियांशिया कमरे में आकर लू होंगशेंग के सामने खड़ा हो जाता है, जबकि लू रेनचेंग और चेनजू आदर से झुक जाते हैं। लू होंगशेंग उसे हैरानी और गुस्से से देखता है। लियू दियांशिया पूरे आत्मविश्वास के साथ लू होंगशेंग से पैसे की मांग करता है। लू होंगशेंग तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उसकी मांग ठुकरा देता है। यह देखकर लियू दियांशिया गुस्से में कमरे में टहलने लगता है। वह गुस्से में लू होंगशेंग के बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन लू होंगशेंग फिर भी उसे घमंड से मना कर देता है। लियू दियांशिया आखिरी बार उसके चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर सवाल करता है, लेकिन लू होंगशेंग अब भी अपनी बात पर अड़ा रहता है। अचानक लियू दियांशिया जोरदार मुक्का मारता है, जिससे लू होंगशेंग पीछे गिर जाता है। दरवाजे पर खड़ी छिंग युए हैरानी से अपना मुंह ढक लेती है, जबकि उनका साथी मुस्कुरा उठता है। लू होंगशेंग अपना घायल चेहरा पकड़कर दर्द और गुस्से से चिल्लाता है और धमकियां देने लगता है, जबकि लियू दियांशिया बिल्कुल शांत खड़ा उसे देखता रहता है। लियू दियांशिया गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारता है। मेज 2 टुकड़ों में टूट जाती है और उस पर रखी किताबें बिखर जाती हैं। यह देखकर लू होंगशेंग डर के मारे पीछे दीवार से जा लगता है। लियू दियांशिया धीरे धीरे उसके करीब जाता है और बेहद डरावने अंदाज में आखिरी बार सवाल पूछता है। लू होंगशेंग डर के मारे कांपते हुए तुरंत हामी भर देता है। इसके बाद लियू दियांशिया फिर मुस्कुराने लगता है, दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपने साथी को अंदर से चांदी लाने का इशारा करता है। उसका साथी चांदी से भरे 3 भारी बक्से अंदर लाकर मेज पर रख देता है। लियू दियांशिया मुस्कुराकर लू होंगशेंग से कहता है कि इन बक्सों को उठाने के लिए अपने लोगों को बुला ले। डर और मजबूरी में लू होंगशेंग चेनजू को इशारा करता है कि वह लोगों को बुलाकर चांदी के बक्से उठवा दे। चेनजू आदर से सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। खंभे के सहारे खड़ी परेशान दिखाई देती है। वह सोचती है कि लू दारेन इस बात का बदला जरूर लेंगे और शायद लियू दियांशिया 6th हाइनेस को आम नागरिक बना दिया जाएगा। तभी लिनफेंग लियू दियांशिया पीछे से आता है और उसे चलने के लिए कहता है। लिनफेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर देर हुई तो लू दारेन अपना इरादा बदल देंगे। लड़की मन ही मन सोचती है कि वह एक पागल शहजादे से प्यार कर बैठी है। फिर वह लिनफेंग से पूछती है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं। लिनफेंग कहता है कि अभी हमेशा की तरह सैनिकों के परिवारों के लिए सहायता राशि बांटनी है। अगर अभी नहीं बांटी तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। वह लड़की का हाथ पकड़कर उसे रथ में चढ़ने में मदद करता है। रथ के अंदर लड़की लिनफेंग का धन्यवाद करती है कि उसने झेन्नान आर्मी के सैनिकों की मदद की। लिनफेंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। फिर वह कहता है कि लू दारेन जरूर उसके पिता यानी सम्राट के पास शिकायत करने गया होगा। लिनफेंग आगे कहता है कि सम्राट उससे पैसे वापस करने को कहेंगे, इसलिए उन्हें जल्दी से वांग फेई को ढूंढकर झेन्नान आर्मी के परिवारों को बुलाना होगा और सारे पैसे बांट देने होंगे। लड़की उसे लिनफेंग कहकर धन्यवाद देती है। लिनफेंग मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ लू दारेन एक आदमी को आदेश देता है कि वह तुरंत एयर दियांशिया 2nd हाइनेस को पूरी बात बता दे। वह आदमी वहां से चला जाता है और लू दारेन गुस्से में कहता है कि अगर उसने लिनफेंग को आम नागरिक नहीं बनवाया तो वह उसका पोता कहलाएगा। अगले दृश्य में एक और महिला वांग फेई रथ के पास खड़ी इतनी सारी चांदी देखकर हैरान हो जाती है। पहली लड़की अपनी माँ वांग फेई से कहती है कि अभी इन बातों का समय नहीं है, सबसे पहले झेन्नान आर्मी के परिवारों को महल में बुलाने का आदेश दीजिए। लिनफेंग पीछे खड़ा सब देख रहा होता है और वांग फेई गंभीरता से उसकी ओर देखती है। वांग फेई उसकी बात मान जाती है और सभी को बुलाने का आदेश देती है। अगले दृश्य में महल के आंगन में बहुत से गरीब लोग और उनके बच्चे इकट्ठा दिखाई देते हैं, जो चिंतित नजर आ रहे होते हैं। एक औरत और उसकी बेटी आपस में बात करती हैं कि क्या आज सचमुच उन्हें सहायता राशि मिलेगी। तभी एक आदमी कहता है कि जब वांग फेई ने बुलाया है तो यह बात जरूर सच होगी। तभी लिनफेंग, वांग फेई और वह लड़की बाहर आते हैं और घोषणा की जाती है कि अब पैसे बांटे जाएंगे। लिनफेंग आदेश देता है कि सारी चांदी आंगन में उलट दी जाए। लोग चांदी के इतने सारे सिक्के देखकर हैरान रह जाते हैं और खुशी से रोने लगते हैं कि उन्हें सचमुच मदद मिल गई। लोग भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। वांग फेई भी यह दृश्य देखकर भावुक हो जाती है। एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठकर वांग फेई का धन्यवाद करती है। वांग फेई उस बुजुर्ग महिला को उठाती है और कहती है कि उनके बेटे झेन्नान आर्मी के बहादुर सैनिक हैं और वे सब उनके अपने लोग हैं।
वांग फेई सबको बताती है कि यह सब लियू दियानशिया यानी लिन फेंग की वजह से संभव हुआ है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर यह पैसा लाया है। यह सुनकर लोग खुशी से लियू दियानशिया वान सुई के नारे लगाने लगते हैं। लिन फेंग सबको शांत रहने के लिए कहता है और जल्दी जल्दी पैसे लेने को कहता है। फिर वह वांग फेई से कहता है कि काम जल्दी शुरू करें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। इसके बाद पैसे बांटने का काम शुरू हो जाता है। लिन फेंग अपने हाथों से लोगों को पैसे बांटता है। लड़की उसे देखकर सोचती है कि आम लोगों के सामने उसमें शहजादों वाला जरा भी घमंड नहीं है। लिन फेंग लड़की के पास आता है और पूछता है कि क्या ये पैसे काफी हैं? अगर कुछ बच जाएं तो बाकी पैसे नानजियांग भेज दिए जाएं। लड़की मन ही मन सोचती है कि लिन फेंग का उसे पत्नी कहकर बुलाना अब उसकी आदत बनता जा रहा है और अगर वह अपनी शर्त पूरी कर देगा तो वह सचमुच उसकी पत्नी बन जाएगी। लिन फेंग यह सुनकर खुश हो जाता है कि उसने खुद यह बात मानी है। तभी अचानक महल के सैनिक आते हैं और बताते हैं कि सम्राट का आदेश आया है। सैनिक लिन फेंग से उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। लड़की घबरा जाती है, लेकिन लिन फेंग उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ नहीं होगा। अगले दृश्य में लू दारेन सम्राट के सामने रोते हुए शिकायत कर रहा होता है। लू दारेन शिकायत करता है कि लियू दियानशिया ने राजकोष के कर का पैसा छीन लिया है और यह कानून के खिलाफ है। सम्राट शांत होकर उसकी बात सुनते हैं। लू दारेन कहता है कि सम्राट को लियू दियानशिया को सजा देनी चाहिए। सम्राट उसे उठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब लाओ लियू यानी सिक्स्थ हाइनेस आएगा तब वे खुद उससे बात करेंगे। तभी घोषणा होती है कि लियू दियानशिया उपस्थित हैं। लिन फेंग दरबार में प्रवेश करता है। एयर दियानशिया सेकंड हाइनेस उसे गुस्से से देखते हुए खड़ा हो जाता है और उससे माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लिन फेंग आराम से सम्राट के पास जाकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे बुलाया है। एयर दियानशिया कहता है कि सम्राट के सामने नाटक मत करो, तुम्हें सजा देने के लिए बुलाया गया है। लिन फेंग पूछता है कि आखिर उसने कौन सी गलती की है। एयर दियानशिया गुस्से में चिल्लाता है कि क्या वह बहरा है जो उसकी बात नहीं सुन रहा। इस पर लिन फेंग भी गुस्से में उसकी ओर उंगली उठाकर कहता है कि वह सम्राट से बात कर रहा है और एयर दियानशिया बार बार बीच में बोलकर क्या साबित करना चाहता है। क्या वह खुद को सम्राट से भी बड़ा समझता है? एयर दियानशिया घबरा जाता है और सम्राट से कहता है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वह तो सिर्फ लू दारेन की तरफ से बोल रहा था। सम्राट कहते हैं कि सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम्राट लिन फेंग से पूछते हैं कि लू दारेन ने बताया है कि उसने कर का पैसा छीन लिया है, क्या यह सच है? लिन फेंग जवाब देता है कि उसने पैसा नहीं छीना बल्कि झेन्नान आर्मी के परिवारों में बांट दिया है, जो एयर दियानशिया की फिजूल खर्ची से कहीं बेहतर है। लू दारेन फिर चिल्लाकर कहता है कि लिन फेंग झूठ बोल रहा है, उसने पैसे छीने हैं और बहुत से लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा है। इस पर सम्राट एयर दियानशिया से इस बारे में पूछते हैं। एयर दियानशिया झुककर माफी मांगता है और कहता है कि उसने कोई पैसा नहीं लिया और न ही राजकोष से कोई मदद मांगी है। सम्राट गुस्से से लिन फेंग की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि क्या यह सब सच है। लिन फेंग बस मुस्कुरा देता है। तभी एक मंत्री दरबार में आकर सम्राट को सूचना देता है कि लियू दियानशिया जो पैसा लेकर गया था वह इस समय वांगफू में झेन्नान आर्मी के परिवारों में बांटा जा रहा है। तभी लिन फेंग, लियू दियानशिया सिक्स्थ हाइनेस उनके पीछे आकर उन्हें गौर से देखने लगता है। सम्राट दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। सम्राट सोचते हैं कि लिन फेंग ने उनकी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है, क्योंकि राजकोष में कमी होने की वजह से वे पहले सैनिकों की सहायता राशि के बारे में फैसला नहीं ले पा रहे थे। फिर वे लू दारेन की ओर देखकर इस मामले में उनकी राय पूछते हैं। लू दारेन परेशान दिखाई देते हैं और लिन फेंग की ओर देखते हैं। लिन फेंग भी उन्हें गुस्से से घूरता है और मन ही मन सोचता है कि अगर लू दारेन ने यह मामला नहीं छोड़ा और सारी बातें बाहर आ गईं तो नुकसान उन्हीं का होगा। तभी लू दारेन जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सम्राट से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि गलती उन्हीं की थी, वे जरूरत से ज्यादा सख्त हो रहे थे। इसके बाद दृश्य बदलकर पानी पर बने सुंदर पुलों पर पहुंच जाता है, जहां बहुत से लोग इकट्ठा हैं। दो आम आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस बार इस समारोह में लियू दियानशिया यानी लिन फेंग भी हिस्सा लेने आ रहे हैं। दूसरा आदमी पूछता है कि क्या वही पागल शहजादा? पहला आदमी कहता है कि हाँ वही, उसने सुना है कि वह मुँह परिवार की लड़की के लिए आया है ताकि अपना हुनर साबित कर सके। तभी अगले दृश्य में लिन फेंग अपने एक साथी के साथ पुल पर चलते हुए आता है और कहता है कि यहाँ तो बहुत रौनक है। फिर वह सामने खड़ी लड़कियों को देखकर उन्हें आवाज देता है। लिन फेंग उन तीनों लड़कियों को दा नियांगजी, एर नियांगजी और शियाओ नियांगजी कहकर बुलाता है और कहता है कि तुम सब भी यहाँ आ गई हो। तीनों लड़कियां उसकी ओर देखती हैं। उनमें से लाल कपड़े पहनी लड़की कहती है कि जब तुम यहाँ आए हो तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाने जरूर आएंगी, जबकि दूसरी लड़की सिर्फ इतना कहती है, गुड लक।